मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 1 से लेके 5 तक के सभी संभावित प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आज इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पी। जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले बहुविकल्पी ही आते हैं, 20 नंबर के आते हैं, तो सबसे पहले बहुविकल्पी ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है Mg+O2 क्या बनाता है? MgO अपक्रिया का प्रकार है। कौन सी अपक्रिया ऐसी है जिसका प्रकार है? अपघटन है कि संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, मतलब दो परमाणु मिलकर एक बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा दिए है Zn प्लस CuSO4 अपक्रिया करके क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अपक्रिया है? आपको ये अपक्रियाएं बताना है, कैसी अपक्रिया है। तो ये क्या, कौन सी अपक्रिया है? यह है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या दिया है? पहला नंबर में दिया है संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। विस्थापन का मतलब जिसमें अणु एक दूसरे से विस्थापित कर दें। जैसे इसमें Zn प्लस CuSO4 से क्या, इससे SO4 विस्थापित हो गया है और कॉपर अलग हो गया, तो इधर क्या बना है? ZnSO4 बन गया है। तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 2H2O फिर बना है 2H2O प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस कैसी अभिक्रिया है? यह है संयोजन अभिक्रिया है कि अपघटन अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है श्वसन? ऊष्माक्षेपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का है या ऑक्सीकरण का है कि विस्थापन का है कि उदासीनीकरण का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का है, क्योंकि जब लोहे को खुला छोड़ दिया जाता है वह नमी के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से क्या बनाता है? जंग। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नीला लिटमस अम्ल में डाला जाए तो उसका रंग क्या होगा? नीला ही रहेगा कि लाल रहेगा कि हरा रहेगा कि पीला रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? क्षारीय कि उदासीन कि अम्लीय? कैसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। यानी 7 है तो उदासीन, 7 से ऊपर तो क्षारीय, 7 से नीचे तो अम्लीय। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दांतों का क्षय किस पीएच मान से शुरू होता है? यानी दांतों का क्षय किस पीएच मान से शुरू होता है? 7 में कि 6.5 में कि 5.5 में कि 4 में? दांतों का क्षय का मतलब दांतों में सड़न कैसे होता है? 5.5 जब पीएच मान मुंह का हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। NaOH सामान्य नाम है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा होगा कि वॉशिंग सोडा कि कास्टिक सोडा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 10 COCl2 का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर कि जिप्सम कि वॉशिंग सोडा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम पानी को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? कॉपर कि Fe कि सोडियम कि पारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। अगर इसको पानी में डालोगे तो तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी विस्फोट जैसा होता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु है
क्या है, जल में H2 गैस निकलती है, अम्ल में H2 गैस नहीं निकलती, क्या अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल से H2 गैस नहीं निकलती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आयनिक यौगिक का गलनांक समानता है, कम होता है कि बहुत कम होता है कि अधिक होता है कि शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। समानतः सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। सल्फर है कि ऑक्सीजन है कि ग्रेफाइट है कि नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। Zn प्लस CuSO4 अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ZnSO4 प्लस Cu अपक्रिया का प्रकार है संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विस्थापन, यानी एक के परमाणु दूसरे को विस्थापित कर दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन का परमाणु संख्या और आणविक भार क्या है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या और आणविक भार आपको बताना है। नंबर ए 6 से 12, नंबर बी 12 से 24, नंबर सी 6 से 14, नंबर डी 12 से 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 से 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा कार्बन यौगिक अकार्बनिक है, यानी कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो अकार्बनिक है। CH4, CO2, C2S8, C2H5OH। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है, यानी कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है, यानी अपर रूप है। CO2 है कि CH4 है, मेथेन कि डायमंड और ग्रेफाइट है कि C2H6 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड और ग्रेफाइट। ये क्या है, कार्बन के एलोट्रोप यानी अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोकार्बन का मुख्य गुण क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन का मुख्य गुण क्या है। अम्लीय प्रकृति, जल में घुलनशील कि केवल C और H तत्व से बना, क्षारीय प्रकृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बनता है, तो इसको क्या हो जाएगा, C और H के तत्व से बना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एल्केन और अल्काइन में मुख्य अंतर क्या है। एल्केन में डबल बंध और अल्काइन में सिंगल बंध, एल्केन में सिंगल बंध और अल्काइन में ट्रिपल बंध, एल्केन में ट्रिपल बंध और अल्काइन में डबल बंध, या दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों में अंतर है, किसका, एल्केन में सिंगल बंध होता है और अल्काइन में ट्रिपल बंध होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, यानी मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुंह में कि अमाशय में कि छोटी आंत में कि बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत क्या करती है, भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। क्या, छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा कि हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लेटलेट के द्वारा, ल्यूकोसाइट के द्वारा। तो किसके द्वारा ले जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और अगर पूछा जाए रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो ये तीनों पाए जाते हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये तीनों रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायराइड की पैंक्रियास की एड्रिनल की प्यूटरिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैंक्रियास। पैंक्रियास में बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में प्रजनन अंग कौन सा है, यकृत है कि गुर्दा है कि अंडाशय या अंडकोश है कि तंत्रिका तंत्र है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, अंडाशय या अंडकोश है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25।
रक्तचाप मापने के लिए क्या उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, थर्मोमीटर बुखार नापने के लिए यानी टेम्परेचर मापने के लिए, स्फिग्नोमीटर यही रक्त को चाप को नापता है, फिर ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, इससे क्या है धड़कन मापी जाती है स्टेथोस्कोप से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय जो 1 या 2 अंक के पूछे जाते हैं और इनमें छोटा सा आंसर देना पड़ता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो हम लिखेंगे आंसर में वह समीकरण जिसमें दोनों परमाणु की संख्या समान हो, इस पक्ष में भी समान हो। जैसे हमने कोई समीकरण संतुलित करना है तो जितने परमाणुओं की संख्या इधर होनी चाहिए उतने ही इधर होनी चाहिए, यानी एरो के जितने इधर होनी चाहिए उतने उधर होनी चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे जितना इस बॉक्स में होना चाहिए, जितने परमाणु इस बॉक्स में होने चाहिए उतने ही इधर होने चाहिए एरो की इस पार, तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण को संतुलित करना। अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अपचयन किसे कहते हैं? यानी अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इन्हें आपको याद करना है। ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, जबकि अपचयन में क्या है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगने के लिए आवश्यक 2 शर्तें। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जंग नमी वाले स्थानों पर लगते हैं। लोहा अगर नमी वाले स्थान पर है या तांबा, कोई भी धातु नमी वाले स्थान पर है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में है तो उसमें जंग जरूर लगेगा। तो लोहे में लगता है जंग, और तांबे में हरी हरी परत चढ़ जाती है, इसमें क्या लिखेंगे? उत्तर में ऑक्सीजन और नमी यानी जल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है यानी ऊष्मा ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। अम्ल क्या है? पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। यानी अम्ल को याद रखेंगे, अगर कोई पूछे अम्ल क्या है तो बता देना कि जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षारक यानी क्षार OH- आयन देते हैं। तो पढ़ेंगे क्षारक क्या है? वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हम अम्ल, क्षार और उदासीन ये सबके क्या देखते हैं? गुण देखते हैं जिस स्केल के माध्यम से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनी अभिक्रियाकरण में प्रबल अगर अम्ल है तो प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें लवण प्लस जल बनेगा, तो इसी में अम्ल प्लस क्षार इधर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लवण क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ है। धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। धनायन का मतलब उसने कुछ दिया तो प्लस में रहेगा, अगर कोई किसी से कुछ लेगा, पैसा लेगा तो माइनस में ही तो रहेगा लेने वाला, तो इसी को अधातु क्या रहेगा? ऋणायन। और धातु क्या रहेगा? प्लस यानी धनायन, क्योंकि उसने दिया है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वह धनायन रहेगा। और अधातु क्या? उसने लिया इसलिए वह ऋणायन रहे। संक्षारण क्या है? धातुओं का वायु और नमी से धीरे धीरे नष्ट हो जाना, उन्हें क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी धातु अगर नमी में रखा है लोहा तो धीरे धीरे जंग उसको खाता जाएगा, एक टाइम आएगा कि जंग पूरी तरह से लोहे को खा जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तन्यता, आपने धातुओं में तन्यता पढ़ी होगी, पढ़ेंगे तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं में तन्यता आपने पढ़ी ही होगी। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को पतले पतले चादर में तन यानी पतले पतले तार बनाए जाते हैं। तन्यता यानी पीट पीट कर बिल्कुल पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। ये सब क्या है? तन्यता का गुण है, यानी धातुओं में तार बनाने की क्षमता होती है, इसी को क्या कहते हैं? तन्यता। आयनिक यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक क्या है? धनायन और ऋणायन के आकर्षण से बनने वाले यौगिक, यानी आयनिक यौगिक वो होते हैं जो धनायन और ऋणायन के आकर्षण से बनने वाले यौगिक होते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पढ़ेंगे
कार्बन की विशेषता लिखिए, यानी कार्बन की विशेषता लिखिए। कार्बन में क्या होता है? आत्मबंधन करने की क्षमता, सी बंध, विभिन्न यौगिकों का निर्माण, ये क्या है? कार्बन की विशेषता है। ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर लिखिए, यानी ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर लिखेंगे। क्या होता है अंतर ग्रेफाइट और डायमंड में? डायमंड क्या होता है? कठोर होता है, आवर्धक और ट्रांसपेरेंट, यानी जो डायमंड होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? नरम होता है। जो पेंसिल में होते हैं तो आराम से टूट जाता है कि नहीं ग्रेफाइट, वो क्या होता है? नरम होता है और चालक होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, और काले रंग का होता है। और डायमंड कई कलर का होता है। पहली बात तो डायमंड हमेशा श्वेत में ही होता है, पर कलर वाइज भी डायमंड होता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट, कार्बन यौगिकों के प्रकार लिखिए, यानी कार्बन के यौगिकों के प्रकार लिखेंगे हम। हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एस्टर, ईथर, ये क्या है? कार्बन यौगिक के प्रकार हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? कार्बन के अपर रूप क्या हैं, यानी एलोट्रोप क्या है? तो कार्बन के अपर रूप यानी उसके अपर रूप क्या क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन के क्या है? अपर रूप। अब पढ़ते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO में क्या अंतर है? CO2 क्या होती है? गैस, जल में घुलनशील, गैर विषैले, यानी विषैली होती है, और CO गैस विषैले, जल में कम घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जीव प्रक्रियाएं यानी जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस क्या है? जीवन प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीव के अंदर होने वाली सभी गतिविधियां जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जीवन प्रक्रियाएं हैं। यानी जीवन जीने के लिए जिन प्रक्रियाओं की हमें आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम यानी जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण के प्रकार लिखिए, यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बताना है। ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, यह क्या है? श्वसन का मुख्य कार्य है। और पोषण के प्रकार क्या है? पोषण दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक कहते हैं एट्रोट्रोपिक, मतलब स्वपोषण यानी आत्मपोषी, जो जैसे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? स्वयं से ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं और वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। परपोषी हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो क्या करते हैं? यानी पेड़ पौधे पर किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? ये परपोषी है। पढ़ेंगे हृदय का क्या कार्य, यानी हृदय का क्या कार्य? हृदय हमारा बेसिकली रक्त को क्या करता है? पंप करता है, यानी रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना किसका काम है? हृदय का काम है रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? यानी उत्सर्जन कौन कौन से अंग द्वारा होता है? यानी गुर्दा, किडनी द्वारा उत्सर्जन होता है। ये क्या करता है? जल का फिल्ट्रेशन करता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 3। भाग 3 पढ़ेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ये कितने अंक के होते हैं? 3 अंक के होते हैं। तो पढ़ेंगे, निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। Fe + H2O, Fe3O4 और H2। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने का मतलब है जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही एलिमेंट इधर होने चाहिए। जैसे इसमें क्या है? इधर क्या? Fe3, यानी 3 Fe के परमाणु होने चाहिए, जबकि इधर नहीं है। हाइड्रोजन 4 है, तो उसी तरह हम करेंगे। तो उत्तर में क्या करेंगे? 3Fe। इधर क्या है? 3Fe है ना, तो इधर 3 लगाएंगे। 3Fe 4H2O, वो जो इधर ऑक्सीजन का कितने परमाणु? 4 परमाणु। इधर कितने हैं? इधर 1 है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 4H2O लगाएंगे और इधर बैलेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए, यानी विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है तो Jn + CuSO4, तो JnSO4Cu बनता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये परमाणु जिससे इधर है SO4 को ये विस्थापित कर दिया और किसका स्थान ले लिया? Zn यानी जिंक का स्थान ले लिया, यानी ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट और कॉपर। पीएच स्केल को समझाइए। पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई चीज उदासीन है, कि क्षारीय है, कि अम्लीय है। अगर 7 है तो वह उदासीन है। जैसे इसमें उत्तर में लिखा है पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। 7 मतलब उदासीन, यानी हमारा जल क्या होता है? उदासीन। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। और प्रबल अम्लीय अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे 1 से 3 के बीच प्रबल अम्लीय
और कोई पूछे प्रबल क्षारीय तो आप बताएंगे 10 से 14 प्रबल क्षारीय होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है। इधर ये 7 मतलब न्यूट्रल, जिससे हमें जल पीना है तो वो क्या होता है न्यूट्रल। इधर एल्कलाइन यानी क्षारीय, इधर एसिटिक यानी अम्लीय। 0 से लेकर 3 तक प्रबल अम्लीय और 10 से लेकर 14 तक प्रबल क्षारीय होते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखते होंगे गांव में कुओं में डाला जाता है, जिससे क्या होता है रक्त शुद्ध हो जाता है, वहां के छोटे छोटे कीड़े कुएं के मर जाते हैं। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी पानी को हम ब्लीच करते हैं, साफ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग लिखिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर के आपको उपयोग लिखना है। CaOH का होल टॉइज प्लस Cl2 बनेगा क्या CaOCl2 प्लस H2O, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा तो उसके साथ जल भी बनेगा। उपयोग क्या है, जल का शुद्धिकरण, कपड़े सफेद करना यानी कपड़ों को भी ब्लीच करना यानी साफ करना। वॉशिंग सोडा के उपयोग लिखिए, यानी वॉशिंग सोडा के उपयोग लिखेंगे। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3 N2 10H2O, ये इसका सूत्र है। आपको याद रखना होगा, सूत्र भी दिया जाता है तो आपको ये सूत्र याद रखना। उपयोग क्या है, कपड़े धोना, कांच, साबुन उद्योग, इसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है। धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, यानी धातुओं के भौतिक गुण क्या है, जो यानी धातुओं को बाहरी प्रकार से उसमें गुण होते हैं, उन्हें धातु के भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुणों में क्या आएगा, जैसे धातु अगर कठोर है तो उसका भौतिक गुण हो गए। चमकीली है, सोना चांदी क्या चमक होती है, तो ये उसके भौतिक गुण हो गए। तन्यता यानी वह पतले पतले चादर के रूप में बनाई जा सकती है। आघातवर्धनीयता यानी वो आघातवर्धनी, उनको पीटने पर आवाज आती है, उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप देखते हैं जो घरों में हमारे यहाँ तारे होती हैं विद्युत के लिए, उसमें क्या होते हैं धातुओं पड़ी होती हैं उसके केबल के अंदर, तो क्या होते हैं धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु में सिर्फ ग्रेफाइट ही विद्युत का चालक होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आयनिक यौगिक के गुण लिखिए, यानी आयनिक यौगिक के हमें गुण लिखना है। तो आयनिक यौगिक के गुण क्या है, उच्च गलनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुण है उच्च गलनांक होगा, जल में घुलनशील होंगे। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील भी होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। द्रव या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं, द्रव एवं जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इनको दोबारा PDF से ही रिवाइज करेंगे, इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो को रिवाइज करें, बल्कि इसका PDF एक बार रिवाइज करेंगे, क्लास लेके फिर इसका रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब क्रियाशीलता यानी कौन सा धातु कितना क्रियाशील है और कौन कितना कम है, ये क्या होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये आता ही आता है, इसको याद रखेंगे। पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब अगर इधर को मुंह बना है छोटा या बड़ा में, जिधर इधर कोई संख्या है, जैसे हमने लिखा 8, इधर 7, तो जिधर मुंह खुला होगा उधर की संख्या बड़ी मानी जाती है, और जिधर मुंह बंद होगा उधर क्या माना जाएगा, कम माना जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। ऊपर की धातुएं अधिक अवक्रियाशील होंगी, यानी ऊपर की धातुएं जो है अधिक अवक्रियाशील हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, संतुलित करना समीकरण को आपको संतुलित करना आना चाहिए। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। जितने परमाणु इधर है बन के आए हैं उतने परमाणु इधर होने चाहिए, तब संतुलित होगा। तो संतुलित करने के लिए इधर क्या है 3Fe है ना, तो इधर भी हमें 3Fe लाना पड़ेगा, तब इधर संतुलित होगा। इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो इधर भी हमें 4 परमाणु लाना होगा। तो संतुलित करके क्या बनेगा 3Fe प्लस 4H2O, यानी बनेगा Fe3O4 यानी 4H2। हाइड्रोकार्बन के प्रकार लिखिए, यानी हाइड्रोकार्बन के प्रकार, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बंध बनाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके कैसे एल्केन, एल्केन में सिंगल बंध होता है, यानी सिंगल बंध यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से सिंगल बंध से जुड़ा रहेगा, जैसे H सिंगल बॉन्ड फिर H, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। और फिर होता है इसका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड होते हैं। फिर एल्काइन यानी ये कितने डबल बॉन्ड से रहेगा। अल्कलाइन ये क्या ट्रिपल बॉन्ड से। एरोमेटिक ये रिंग संरचना वाले में रहेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट।
एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के गुण लिखिए। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के गुण लिखिए। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, जल में घुलनशील, जलग्राही होता है, यानी जो एथेनॉल होता है उसमें जल खोला जा सकता है। और एथेनोइक एसिड जो होता है C3, इसका सूत्र होता है COOH, अम्लीय होता है। धातु में से यानी हाइड्रोजन जो गैस इससे निकलती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन के आत्मबंधन क्षमता का उदाहरण लिखिए। आत्मबंधन यानी स्वयं के बंधन का क्या लिखिए? क्षमता का उदाहरण लिखना है। यानी कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध के कारण लाखों यौगिक बनते हैं, जैसे CH4 यानी मीथेन, C2H6, C2H4, ये सब किसने? कार्बन आत्मबंधन के कारण बनते हैं। पोषण की प्रक्रियाएं समझाइए। पोषण आप जानते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी का मतलब सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल से भोजन बनाना, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ एल्गी यानी शैवाल, नील हरित शैवाल होते हैं, उनमें भी स्वपोषण होता है। परपोषी पोषण अन्य जीवों पर भोजन ग्रहण करना, अन्य जीवों से हमें भोजन ग्रहण करना, जैसे मनुष्य हो गया, बकरी, भेड़, ये सब क्या अन्य जीवों या पेड़ पौधे पर निर्भर है, उन्हें क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। रक्त के प्रमुख घटक लिखिए। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये सब क्या पाए जाते हैं? रक्त के प्रमुख घटक हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। श्वसन के प्रकार लिखिए। यानी श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन का मतलब फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है, यानी बाह्य श्वसन में फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है, जबकि आंतरिक में कोशिकाओं में गैस का आदान प्रदान होता है। यानी मनुष्य में कैसा होता है? बाह्य श्वसन होता है, क्योंकि इसमें फेफड़ों से गैस का आदान प्रदान होता है, और आंतरिक श्वसन उनमें होता है उन जीवों में जिनमें कोशिकाओं में गैस का आदान प्रदान होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 अंक के आते हैं, यानी एक उत्तर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर श्योर हो जाएगा। तो क्या है? प्रजनन, यानी प्रजनन के बारे में लिखेंगे। पुरुष प्रजनन अंग, प्रजनन वो है अपने समान जीवों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो पुरुष प्रजनन अंग क्या क्या है? अंडकोश, जिनमें शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। वंशपत्र, स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंशिया, शुक्राणु का परिवहन। स्त्री में क्या होता है? स्त्री प्रजनन अंग में अंडाशय, ओवरी, अंडाणु और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। फैलोपियन ट्यूब, यानी स्त्री में फैलोपियन ट्यूब होती है। अंडाणु का मार्ग, गर्भाशय, भ्रूण का विकास, योनि, जन्म मार्ग, यानी योनि के माध्यम से जन्म मार्ग होता है। महत्व, जीवन का सतत प्रवाह और सुनिश्चित करना, यानी अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइफ प्रोसेस के 4 मुख्य भाग लिखिए। लाइफ प्रोसेस के 4 मुख्य भाग लिखेंगे। जीव के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी हमारे अंदर, यानी किसी भी जीवित प्राणी के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे मानव में और अन्य जीवों में मुख्य 4 लाइफ प्रोसेस है। 4 लाइफ प्रोसेस मतलब हमें पोषण करने की जरूरत होती है, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब जरूरत होती है। यानी इसको जीवन को चलाने के लिए पोषण यानी भोजन करना होगा, उत्सर्जन यदि मल इत्यादि का त्याग करना होगा, ये सब क्या आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन, जीव को अपने लिए ऊर्जा और निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। जीव को अपने लिए ऊर्जा निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी 2400 किलो कैलोरी प्रत्येक मनुष्य को डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। यानी ऊर्जा उसको चाहिए, मतलब चाहिए शरीर को चलाने के लिए। प्रकार यानी स्वपोषी, जैसे पौधे। पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वपोषी का मतलब जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाए, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़ों से जल अवशोषण यानी कार्बनिक यौगिक सब अवशोषण करते हैं, और ऊपर से पत्तियों से क्या करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश अवशोषण करते हैं और पत्तियों के माध्यम से भोजन बना लेते हैं। वो क्या होते हैं? स्वपोषी। सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल से ग्लूकोज बनना, फोटोसिंथेसिस। समीकरण क्या है ग्लूकोज का? C6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र, और उसके साथ क्या बनता है? 6O2, जिससे हमें क्या बनता है? ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधे भोजन बनाने के दौरान ही क्या 6 परमाणु ऑक्सीजन के छोड़ते हैं, जिन्हें आप ग्रहण करते हैं, और वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु वो ग्रहण करते हैं भोजन बनाने के समय, और इसको क्या करते हैं?
पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऊपर से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है। फिर पढ़ेंगे परपोषी। परपोषी क्या है? परपोषी से नाम से ही आप समझ गए होंगे, परपोषी यानी दूसरों के भोजन से अपने आप भोजन को ग्रहण करना, दूसरों पर निर्भर होना, जैसे मनुष्य, शेर, बाघ, भेड़, बकरी, ये सब क्या है? परपोषी। जैसे मानव अन्य जीव भोजन को ग्रहण करना, ये सभी क्या कहते हैं? परपोषी। श्वसन, जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना है, यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य ही है हमें ऊर्जा प्राप्त करना। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से मिलकर हमारे शरीर में क्या बनता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलकर हमें ऊर्जा मिलती है, यानी हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए पढ़ते हैं प्रकार इसके। यह है लाइफ प्रोसेस का डायग्राम। आप अगर याद रहे तो आप डायग्राम बना देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये लाइफ प्रोसेस का डायग्राम है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। श्वसन के प्रकार कितने हैं? 2। पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। लघुत्तरी में बाह्य श्वसन, फेफड़ों और रक्त में गैस का आदान प्रदान होता है, यानी फेफड़ों के द्वारा रक्त में गैस का आदान प्रदान होता है। फेफड़े लेते हैं ऑक्सीजन और जिससे क्या देखते हैं, यानी हमारे रक्त में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। आंतरिक श्वसन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 का उत्सर्जन करना। ऊर्जा निर्माण समीकरण C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी 6O2 ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP यानी ऊर्जा। इसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, जैसे हमें सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए बस, गाड़ी, ठेले इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी कुछ चीजें जिम्मेदार होती हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम। पोषक तत्व और गैसों का शरीर में वितरण, रक्त और लसिका तंत्र। जैसे रक्त क्या करता है? पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन्स पहुंचाता है। लसिका, शरीर में तरल पदार्थ और वसा का परिवहन करता है, ये इनका काम है। रक्त के प्रमुख घटक और कार्य। रक्त के प्रमुख घटक और कार्य लिखेंगे। घटक और कार्य। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, ऑक्सीजन और थोड़ी CO2 ले जाना। और WBC रोगाणुओं से लड़ना, ये हमें क्या कहते हैं? WBC इम्यूनिटी को मजबूत करता। प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनना। प्लाज्मा, पोषक तत्व, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाना। उत्सर्जन, उत्सर्जन पढ़ेंगे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जन का काम होता है जो शरीर में वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर के लिए हानिकारक, उसका उत्सर्जन करना यानी निष्कासन करना। मुख्य अंग क्या हो जाएंगे? गुर्दा, फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 को निष्कासित करते हैं। त्वचा से क्या आता है? पसीना। ये भी यानी त्वचा भी हमारे क्या करते हैं? पसीने के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। गुर्दे का कार्य, रक्त से यूरिया को अलग करना, अमोनिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। ये क्या है? हमारी किडनी का कार्य है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे पाचन। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के अंग और क्रियाएं। अंग मुंह। मुंह क्या करता है? दांत से चबाना, लार और अमाइलेज एंजाइम से। स्टार्च अपघटन। ग्रसनी, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना, ये सब क्या है? ग्रसनी का कार्य है। ग्रसनी क्या करती है? भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय, पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का अपघटन करना। छोटी आंत क्या करती है? हमारी पोषक तत्वों को अवशोषण करती है और पित्त और एंजाइम से वसा और प्रोटीन का अपघटन करती है। बड़ी आंत, बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल का अवशोषण। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है, मल का निर्माण करती है। मलाशय, मल का संचय और उत्सर्जन करती है। क्या? मलाशय, जिसे कहते हैं गुदा द्वार। श्वसन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, रिस्पायरेशन सिस्टम। मानव श्वसन प्रणाली के अंग क्या है? नाक। नाक से क्या करते हैं? वायु को साफ और गर्म नम करता है। ग्रसनी, वायु का मार्ग। ग्रसनी क्या है? वायु का मार्ग। कंठ, आवाज का स्रोत। श्वास नली, फेफड़ों तक वायु को पहुंचाना। श्वास नली का क्या काम है? फेफड़ों को
तक वायु को पहुंचाना। फेफड़े, गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना। एलेवियोली, ऑक्सीजन और CO2 का स्थानिक आदान प्रदान करना। ऊर्जा निर्माण समीकरण क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा क्या? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP यानी ऊर्जा। जब हमारे ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु, 6 जल के परमाणु और प्लस ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव पाचन तंत्र समझाइए। मानव के पाचन तंत्र को समझाइए। मानव में पाचन तंत्र को समझाइए। उत्तर मुख्य अंग। मुख्य अंग क्या क्या है? मुंह। मुंह से क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करना। ग्रसनी, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से बाहर किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। मुख्य क्रिया क्या? मुंह। मुंह में क्या होता है? दांत से चबाना। मुंह में हमारे दांत से चबाना। और लार में एमाइलेज से स्टार्च का अपघटन। लार में क्या होता है? एमाइलेज से स्टार्च का अपघटन। आमाशय पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का अपघटन। छोटी आंत पोषक तत्व का अवशोषण। बड़ी आंत जल का अवशोषण, मल का निर्माण। ये सब क्या काम है? बड़ी आंत के। श्वसन प्रक्रिया को समझाइए। श्वसन प्रक्रिया को समझाने एक बार ये करवा भी चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरी में आते हैं और कुछ लघु उत्तरी में जो मेल खा रहे हैं, उधर भी मिल रहे हैं, इधर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप याद करके ही जाएंगे। श्वसन प्रक्रियाएं। उत्तर सांस लेना, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश, सांस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऊर्जा निर्माण ग्लूकोज प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 H2O प्लस ATP। ये क्या बनता है? ऊर्जा बनता है श्वसन प्रक्रिया से। ये मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। मुख, यहां से भोजन ग्रहण किया जाता है। जीभ, यहां से ग्रसनी से होते हुए, यहां से यकृत, लिवर से होते हुए, यहां से छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए क्या? ये गुदा द्वार तक पहुंचता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्सर्जन। उत्सर्जन, जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हमें उत्सर्जित करना होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो पढ़ेंगे उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? गुदा। क्रियाएं, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, यानी इसका काम क्या होता है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। प्रजनन, छोटे छोटे में पढ़ेंगे डिफिनीशन। अंडकोश यानी प्रजनन, पुरुष अंग क्या होते हैं? अंडकोश, शुक्राणु निर्माण। स्त्री में क्या होता है? अंडाशय और अंडाणु निर्माण, यानी अंडकोश से क्या होता है? पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है और स्त्री में क्या होता है? अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है। महत्व, जीवन का सतत प्रवाह, यानी प्रजनन का महत्व है जीवन को सतत प्रवाह। प्रजनन उसे कहते हैं कि अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही हम प्रजनन कहते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट। ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। ये आता ही आता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। यहाँ CuO से ऑक्सीजन हटती है और अपचयन और H2O में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है। इसको सिंपल से आप याद करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। ये आप सिंपल से याद रखेंगे इसे। जंग लगना क्या है? जंग लगना क्या है? इसे रोकने के उपाय लिखिए। यानी जंग लगना क्या है? इसे रोकने के उपाय हम लिखेंगे। जब लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में अपक्रिया कर Fe2O3 इंटू H2O बनाता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। रोकने के उपाय, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन, तेल या ग्रीस लगाना, मिश्र धातु बनाना। यानी जब लोहे पे जंग लगता है तो हमें उस रोकने के लिए क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं। कोई गैल्वेनाइजेशन करता है, तेल और ग्रीस लगाता है, और क्या करते हैं? कुछ लोग मिश्र धातु भी बना देते हैं जिससे जंग नहीं लगता। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उदाहरण सहित लिखिए। रासायनिक अभिक्रियाएं आप जानते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल क्या है? जो जल में H+ आयन देते हैं, तो धातुओं से अपक्रिया करके H2 गैस देते हैं, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। क्षारों से अपक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। 3 नंबर कार्बोनेट से CO2 गैस निकालते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, घरों में यह लगाया भी जाता है और इसका काम टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसे ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे पीओपी कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इस किससे बनता है, CaSO4 इंटू 2H2O में मिलाने पर क्या बनता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O बनता है। उपयोग क्या है, मूर्ति बनाना, टूटी हड्डी पर प्लास्टर करना। दांतों की सड़न कैसे होती है समझाइए। दांतों की सड़न उस प्रकार होती है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय और ज्यादा हो जाता है, तब हमारे दांतों में सड़न उत्पन्न होने लगती है। इसको पढ़ेंगे, जब मुंह में बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं और पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों की एनामेल नष्ट हो जाती है। तो क्या होता है, दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। दांतों में इनामेल, जो चमकदार होते हैं हमारे दांत, व्हाइट व्हाइट दिखता है दांतों में, उसे कहते हैं इनामेल, वो नष्ट हो जाती है, क्या, ज्यादा अम्लीय होने के कारण। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। धातुओं के रासायनिक गुण लिखेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, 4Al प्लस 3O2 2Al2O3 जल से अभिक्रिया, 2Na प्लस 2H2O से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस H2। अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। लवण विलयन से अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि समझाइए, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या है। अयस्क से जब धातु प्राप्त करेंगे, जब हम खानों से निकालते हैं तो क्या होता है, वो अयस्क होता है, उससे शोधन करके उसे धातु बनाया जाता है, उनमें अलग किया जाता है। तो चरण क्या है, सांद्रण, भर्जन, अपचयन, शोधन, ये सब बनता है। संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, संक्षारण का मतलब ये होता है कि यानी किसी धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है, इसे जंग लगना कहते हैं। रोकथाम, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन करना, तेल या ग्रीस लगाना, मिश्र धातु बनाना, इससे हम रोका जा सकता है धातु को संक्षारण होने को। अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिखिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी ये क्या, लघुत्तरी में भी हम आपको बता चुके हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का मतलब क्या होता है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी धातुओं की वह क्रमबद्ध सूची है जिसमें उन्हें उनकी रासायनिक सक्रियता के अनुसार ही अधिक से कम क्रम में रखा जाता है। यानी पोटेशियम क्या है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, ये सब क्या है, सीरियल बाय सीरियल लिखा जाता है। पहले क्या, सबसे सक्रिय धातु, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मुख्य बिंदु, ऊपर की धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, नीचे की धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातुएं हैं, मतलब ये धातुएं, ये हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातुएं ये क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। नीचे की धातुएं अम्ल से H2 गैस निकालती है और इधर की धातुएं अम्ल से H2 गैस निकालती हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आयनिक यौगिक के गुण लिखिए। आयनिक यौगिकों के हमें गुण लिखना है। लिखेंगे, आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन के विद्युत आकर्षण से बनते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन के विद्युत आकर्षण से बनते हैं। गुण लिखेंगे, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठोस अवस्था में कठोर एवं भंगुर, जल में घुलनशील, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है। विद्युत की चालकता होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जब ये ठोस हो जाते हैं तो कुचालक हो जाते हैं। पिघली या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। स्फटिक संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इनमें। इसमें आयनिक यौगिकों में अयस्क, अयस्क से धातु प्राप्ति की विधि एवं धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। अयस्क से धातु प्राप्ति की विधि, धातु निकालने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सांद्रण, अयस्क से अशुद्धियों को हटाई जाती है। सांद्रण विधि द्वारा अयस्क से अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। भर्जन या अपचयन, अयस्क को गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाता है। उदाहरण, Fe2O3 प्लस C3CO, तो क्या बनेगा, 2Fe प्लस 3CO2। शोधन,
धातु को शुद्ध किया जाता है। धातुओं के रासायनिक गुण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 4Al 3O2 2Al2O3। जल से अभिक्रिया को पढ़ेंगे 2Na 2H2O 2NaOH क्या बनेगा H2। अम्ल से अभिक्रिया करके Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2O। लवण विलयन से अभिक्रिया यानी विस्थापन Zn प्लस CuSO4 से क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, संक्षारण एवं रोकथाम। यानी संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण का मतलब होता है कि धीरे धीरे धातुओं का नष्ट होना। संक्षारण एवं रोकथाम। संक्षारण जब धातु वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं संक्षारण। संक्षरित होने लगती है, उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, उसे क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी क्या बनता है Fe2O3 इंटू X H2O यानी जंग। संक्षारण के कारण क्या क्या है ऑक्सीजन, नमी और प्रदूषण। रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, यानी लोहा है तो उसे पेंट कर सकते हैं। जस्ता पे क्या कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी जस्ता चढ़ाना। तेल या ग्रीस लगाना, मिश्र धातु बनाना जिससे स्टील बनाया जाता है। ये सब क्या है संक्षारण रोकने के उपाय हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कार्बन यौगिकों के रासायनिक अभिक्रिया समझाइए। यानी कार्बन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया यानी मेथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन क्या बनता है CO2 प्लस 2H2O यानी जल बनता है। इसके क्या कहते हैं प्रतिस्थापन CH4 प्लस Cl2 यानी मेथेन प्लस क्लोराइड क्या बनेगा CH3Cl2 प्लस HCl जो यूवी प्रकाश में बनेगा। C2H4 प्लस Br क्या बनेगा C2H4Br2 उदासीनीकरण CH3COOH प्लस NaOH बनेगा CH3COON प्लस H2O। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, CO2 का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पढ़ेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बोनेट ड्रिंक, प्लांट फोटोसिंथेसिस में ये क्या होता है कार्बन का उपयोग होता है। एल्कोहल और कार्बनिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। एथेनॉल जलग्राही हाइड्रोजन बंध बनाता है। एथेनोइक एसिड अम्लीय लवण बनाता है। कार्बोनेट से CO2 निकलता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, कार्बन एलोट्रोप के CO2 के उपयोग लिखिए। कार्बन के एलोट्रोप डायमंड क्या होता है कठोर होता है। इसकी भौतिक अवस्था डायमंड कैसा होता है कठोर होता है। रासायनिक गुण स्थिर बहुत कठोर। उपयोग गहने औद्योगिक में काटने, यानी कोई धातु बहुत कठोर है तो उसे क्या करते हैं हम डायमंड से काटते हैं। फिर ग्रेफाइट नरम व काले रंग का होता है जो पेंसिल में पाया जाता है। विद्युत का चालक होता है। पेंसिल, इलेक्ट्रोड, लुम्ब्रिकेट में पाया जाता है। फ्लोरीन ये कार्बन का अपर रूप है। क्या होता है गोलाकार होता है, हल्का होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। दवा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु डायमंड कठोरता के लिए प्रसिद्ध है, यानी डायमंड कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट नरम और विद्युत का चालक होता है। फ्लोरीन वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी है। यह है कार्बन के उपयोग। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे CO2। जैसे उस क्वेश्चन में बोला गया CO2 के भी बताना है। तो फायर एक्सटिंग्विशन CO2 गैस, कार्बोनेट ड्रिंक में बुलबुले उत्पन्न करना, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक, सूखे बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप में ठंडक देने के लिए, ये सब क्या है CO2 के उपयोग हैं। समीकरण को संतुलित करना, आपको समीकरण संतुलित करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो समीकरण संतुलित करने के लिए मेन बात याद रखना, इधर जितने परमाणु हैं इतने बन रहे हैं, उधर इधर भी उतने ही परमाणु में बनाना है, तब ये उत्पाद बनेगा। तो जैसे CH4 प्लस 2O2 तो क्या बनेगा CO2 प्लस 2H2O जल। प्रतिस्थापन में इसी प्रकार होगा, यानी इधर जितने परमाणु बनाना है इधर उतने परमाणु हमें इधर भी लाना पड़ेगा। तो आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।